हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो देखिए, आज है हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बूस्टर के अंदर यहाँ पर एक नया वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस के बारे में। ठीक है, तो देखिए सॉलिड स्टेट वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपका जो बेसिक स्टार्ट होता है वो आपका होता है ब्रेवियस लैटिस से ही। ठीक है, तो यानी कौन कौन से टाइप के लैटिस होते हैं, आप कितने तरह के लैटिस पढ़ते हैं, उन सबके बारे में हम यहाँ पर छोटे शॉर्ट में बात कर लेंगे। मैं एक टेबल बनाकर लाया हूँ, आप उस टेबल से ही सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सब चीज़ें पढ़ी भी होती है, बस आपको यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में मिल जाए तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कहीं ना कहीं इन पूरे स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसीज के अंदर आप जनरली तीन को तो बहुत अच्छे से जानते हो कि एससीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है और एफसीसी क्या होता है, लेकिन आप जनरली भूल जाते हो डायमंड की, एज की और एंड सेंटर्ड की। तो उसको याद करने का तरीका भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे और फिर मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्रेवियस लैटिस से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, जनरली बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप नेट में ले लो, चाहे गेट में ले लो या जैम में ले लो, पर यहाँ पर से आता जरूर है, एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो जनरली आपके यहाँ पर चार तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला होता है आपका यहाँ पर सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा होता है आपका फेस सेंटर्ड और चौथा होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए फिर अब एक एक करके हम यहाँ पर सबके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये तो सब क्या है आपके 3D स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये बनते कहाँ से हैं, ये बनते हैं आपके 2D से। ठीक है, यानी आपकी जो 2D ज्योमेट्री होती है ये वहां से स्टार्ट होते हैं और 2D से हम अब इसको अलग अलग लेयर्स में बनाते हैं, तो ये हमारी 3D स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या ये बात अच्छी तरह जानते हैं आप? तो देखिए 2D के बारे में आप यहाँ पर जानते हैं कि दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर SCP, जिसे आप यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, और दूसरा होता है आपका HCP। ठीक है, तो इन दोनों की ही बेस को लेकर हम यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। तो जो दो स्ट्रक्चर्स आपके ये शुरू में बनते हैं, ये वाला और ये वाला, जिसे आप SCC और BCC के नाम से जानते हैं, ये दोनों के दोनों ही आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 2D बेस की हेल्प से ही बनते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये लास्ट के दो, इन दोनों की बात करूं अगर मैं लास्ट के दो, जो कि है FCC और HCP 3D, ये आपके बनते हैं HCP 2D को बेस लेकर। ठीक है, तो HCP 2D के बेस से आपके ये दो क्रिस्टल्स बनते हैं, जिनको आप यहाँ पर FCC और HCP 3D बोलते हैं, और SCP 2D के बेस से आपको यहाँ पर सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर अरेंजमेंट्स की बात करें तो उसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए सिंपल क्यूबिक के अंदर आप यहाँ पर देखते हैं कि सर जब क्यूब बनता है तो इस क्यूब के ऑल कॉर्नर्स, ठीक है, यानी 8 के 8 जो कॉर्नर्स है, देखिए ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ऐसे करके 8 के 8 कॉर्नर्स पे आपको यहाँ पर एटम बैठा हुआ देखने के लिए मिलता है। यानी आप यहाँ कहोगे सर 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 के 8 कॉर्नर मेरे यहाँ पर ऑक्यूपाइड होते हैं एटम्स के साथ, और हर एक एटम का अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन निकालूं तो वो यहाँ पर 1/8 आता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर 1/8 आता है। इसलिए आप यहाँ पर जब Z वैल्यू निकालते हैं, Z वैल्यू क्या होती है भाई हमारी? Z वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ आपसे तो Z वैल्यू कुछ और नहीं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये कुछ और नहीं, आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है, यही होते हैं। तो आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करें, अब ऐसा तो होगा नहीं ना, देखो जो कॉर्नर वाला एटम है वो सिर्फ इसी क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा, वो हो सकता है भाई और भी क्यूब्स के साथ यहाँ पर शेयरिंग कर रहा हो। तो जब हम इसकी बात करते हैं एक सिंपल क्यूब की, तो हर एक कॉर्नर का एटम आपके 8 क्यूब्स में शेयर होता है। इसलिए आप यहाँ पर कहते हैं सर देखिए यहाँ पर ना 1/8 शेयरिंग हो रही होगी, इसीलिए 1/8 शेयरिंग और 8 कॉर्नर्स की वजह से यहाँ पर आपको जो Z की वैल्यू देखने के लिए मिलती है वो 1 ही देखने के लिए मिल जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो Z की वैल्यू इसलिए आप सिंपल क्यूबिक के लिए 1 लिखते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूं A और R के रिलेशन के बारे में, ठीक है, फिर हम बात करें अगर हम A और R के रिलेशन के बारे में, तो देखिए ये आपकी क्या है? Z वैल्यू। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर Z वैल्यू है। तो A और R के रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो आप कहाँ से निकालते हैं? वो आप ऐसी जगह से निकालते हैं जहां पर आपके जो एटम्स होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ तो आप यहाँ पर ये बोलते हैं कि सर कॉर्नर से कॉर्नर तक जो एटम होते हैं वो एक दूसरे को टच करके बैठते हैं। तो अगर मैं मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसे A कह देता हूँ, कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो A है, तो इस लेंथ के अंदर देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो अगर मैं ये एक एटम ले रहा हूँ और ये एक एटम ले रहा हूँ, ये दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे को एग्जैक्टली टच करके बैठे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसकी एज है। ठीक है, जिसे मैंने A माना है। ठीक है, इसे मैंने
ए माना है। तो आप ये कह रहे हो कि सर इन एटम्स के बीच में ना, सर देखिए यहां से यहां तक अगर मैं लिखूं तो ये भी एक रेडियस है, और यहां से यहां तक लिखूं तो ये भी एक रेडियस है, यानी इस ए के अंदर मुझे 2 आर देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए आपका जो यहां से रिलेशन निकल के आता है वो आता है ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है भाई, क्या बात समझ में आ गई? फिर बात करूं मैं अगर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की, तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है उसको आप निकालते हैं एक तरीके से। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी आप यहां पर अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो पैकिंग एफिशिएंसी होती है कि कितने स्पेस मेरा एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है एक यूनिट सेल के अंदर, वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो अगर आप इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो वो यहां पर 52% आती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर कोई आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तो आप यहां पर 52% कहेंगे, लेकिन अगर कोई आपसे यहां पर पूछ ले कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है, कोई आपसे पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पैकिंग फ्रैक्शन पूछ ले, ठीक है भाई, पैकिंग फ्रैक्शन अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप यहां पर क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.52। ठीक है, तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछी जाए तो 0.52 होगी और पैकिंग एफिशिएंसी आपकी 52% होती है। अगर मैं इसे पाई की फॉर्म्स में निकालना चाहूं, जो कि हम ओरिजिनली निकालते ही हैं, पाई की फॉर्म्स में ओरिजिनली निकालते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी कई बार डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपकी π/6 होती है एससीसी के क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करें अगर टाइप ऑफ वॉइड की, तो यहां पर जो वॉइड बनता है आपका वो बनता है क्यूबिकल वॉइड। ठीक है भाई, यहां पर जो आपका वॉइड बनता है वो एक क्यूबिकल वॉइड बनता है। मैं वॉइड की बात बताऊं तो ये वॉइड आपका यहां इन 8 एटम्स के बीचम बीच प्रेजेंट होता है। 4 एटम की लेयर ऐसे और 4 एटम की लेयर ऐसे, और ये बीचम बीच जो यहां पर प्रेजेंट होता है उसी को आप यहां पर क्यूबिकल वॉइड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्यूब के अंदर बन रहा है ना, ये 8 एटम्स के बीच में बनता है, इसलिए इसको क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो टाइप ऑफ वॉइड भी मैंने बता दिया आपको, क्या, क्यूबिकल वॉइड। अब यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता किसका रहे हैं। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी, अगर मैं एटम की बात करता हूं, देखिए यहां पर आपके 2 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, या तो आपका, ठीक है, देखिए ये वॉइड यहां नहीं, ये वॉइड यहां। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका 2 तरह से एक्सप्लेन होता है, या तो एटम के लिए होता है या वॉइड के लिए होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एटम के लिए, तो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताते हैं कि कितने एटम्स को वो यहां पर डायरेक्टली टच करके बैठा होगा, इसी से आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं यहां बात करूं तो एक कॉर्नर का एटम अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं, मान लो मैंने इस वाले एटम को रेफरेंस ले लिया, तो इस एटम को अगर मैं देखूं तो इधर से आप देखोगे सर ये पीछे वाली डायरेक्शन में जाओगे तो यहां पर ये डायरेक्टली टच कर रहा होगा, ऐसे ही सेम यहां पर भी डायरेक्टली टच कर रहा होगा, और ऐसे ये नीचे भी देखो यहां पर भी डायरेक्टली टच कर रहा होगा। पर ये तो आपको दिख रहा है कि सिर्फ इसी क्यूब के अंदर, पर ऐसा जरूरी थोड़ी ना सिर्फ इसी एक क्यूब होगा, ऐसे करके बहुत सारे क्यूब्स भी तो हो सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो अलग अलग डायरेक्शन में आपको यहां पर 6 डायरेक्शंस देखने के लिए मिलती है जहां पर ये कॉर्नर टू कॉर्नर डायरेक्टली टच करके बैठा होता है, इसलिए आप यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं कि 6 आता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम यहां पर मैं बताऊं तो 6 आता है आपका। फिर अगर मैं बात करूं वॉइड्स की, तो भाई वॉइड्स के अंदर अगर यहां पर बात करें तो वॉइड्स होता है आपका कि कितने एटम्स की वजह से आपका जो यहां पर वॉइड है वो क्रिएट हुआ है, यही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो देखिए यहां पर जो ये 8 एटम्स हैं ये मिलकर आपस में एक वॉइड बनाते हैं, उसी को अब यहां पर क्यूबिकल वॉइड कहते हैं। तो भाई यहां पर कितने एटम्स की जरूरत पड़ी इस वॉइड को क्रिएट करने के लिए? 8 एटम की जरूरत पड़ी, इसलिए अब यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं वो 8 ही बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करें अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे, तो भाई देखो जो भी चीज आपकी क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगी या फिर यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगी उसका आप कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 लेते हैं। क्लियर है ये बात? तो भाई देखो अगर क्यूबिकल वॉइड आपका इस क्यूब के बीचम बीच अंदर बन रहा है यहां पर, और ये एक ही बन रहा है, ठीक है, एक ही बन रहा है और क्यूब के अंदर बन रहा है, तो आप यहां पर कहोगे सर 1 × 1, क्योंकि एक बन रहा है और यहां पर अंदर ही बन रहा है इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, इसलिए अब यहां पर नंबर ऑफ वॉइड यहां पर 1 ही कह देंगे। क्लियर है ये बात? तो ये हो गए आपके यहां पर एससीसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको ये याद होनी चाहिए और एक ही जगह पर आपको मैंने टेबल में दे दी है। बस इस बात का ध्यान रखना कि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में फर्क होता है। कोई पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तो परसेंटेज में आती है और वो वैल्यू 52% होगी, पर कोई पैकिंग फैक्टर पूछ ले या पैकिंग फ्रैक्शन पूछ ले तो वो 0.52 होगी। क्लियर रखना ये बात अपनी, बस ये बात यहाँ पर याद रखने वाली है। ठीक है, कई बार इसी चीजों में आप गलती कर देते हो और यहाँ पर आपकी नेगेटिव हो जाती है। फिर उसके बाद करें अगर हम बात, तो वो आती है बीसीसी की। तो भाई बीसीसी के अंदर
बस थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, और वो क्या होता है आपका कि सर कॉर्नर पे तो एटम लगे ही होते हैं, जैसे ये लगे थे ऐसे ही हैं बिल्कुल जैसे एससीसी में था। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि एक एटम आपका जो वहां पर क्यूबिकल वॉइड खाली था, ये इस जगह पर एक और एटम देखने के लिए मिल जाता है जिसे आप यहाँ पर बीसीसी के नाम से जानते हैं। यानी देखिए बॉडी के सेंटर पर एक एटम आ जाना, इसकी वजह से यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो चेंज हो जाता है और इसका नाम बन जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, इसलिए आप इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये होता है आपका बीसीसी। बीसीसी की अगर मैं बात करूं तो देखो कॉर्नर की वजह से एक कंट्रीब्यूशन तो यहां से भी आ रहा था, तो यहां पर भी एक आएगा ही आएगा कॉर्नर की वजह से, और एक एटम आपका बॉडी सेंटर में क्यूब के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए आप एक कंट्रीब्यूशन यहां से भी लेंगे और यहां से इसकी जेड वैल्यू हो जाती है 2। क्या ये बात समझ आ गई? फिर उसके बात करें अगर हम ए और आर के रिलेशन की, तो देखो यहां तो कॉर्नर टू कॉर्नर टच कर रहा था, लेकिन यहां कॉर्नर टू कॉर्नर टच नहीं करता है। यहां जो टच होता है वो आपका बॉडी डायगोनल के अलोंग होता है। बॉडी डायगोनल मतलब अगर मैं यहां से यहां तक एक लाइन खींचूं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो यहां से यहां तक जो लाइन जा रही है इसके अलोंग आपका ये एटम जो है एक दूसरे को टच करके बैठते हैं, और इसकी अगर आप बॉडी डायगोनल निकालेंगे तो वो √3a के ही इक्वल आती है। ठीक है, वो √3a के ही इक्वल आती है। तो इसलिए आप यहां से कहते हैं कि सर √3a में देखिए 4 रेडियस आ रही है, तो इसलिए इसका रिलेशन जो होता है वो √3a = 4r होता है। ओके, फिर बात करें अगर हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की, तो भाई इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आप निकालते हो वो आती है √3π/8। ठीक है, √3π/8 × 100 ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है। अगर मैं यहाँ पर से परसेंटेज में बताऊं तो ये वैल्यू आती है 68%, और अगर आपसे कोई पैकिंग फ्रैक्शन पूछ ले तो ये वैल्यू को आप लिखोगे 0.68। ठीक है, अच्छा आप में से कोई ये पूछे कि सर पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में अगर π/6 वाली फॉर्म में मेरे से पूछ ले तो क्या लिखूंगा, तो भाई आप कुछ मत करो, यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दो, यानी आपकी जो वैल्यू बचेगी वो आपकी यहाँ सिर्फ π/6 बच गई। यही तो वैल्यू आपकी होती है 0.52। क्लियर है ये बात? तो बस यही होता है पैकिंग फ्रैक्शन को पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग एफिशिएंसी को पैकिंग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। 100 के ही फैक्टर से बस यहाँ पर डिफर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बीसीसी में वॉइड की बात करूं तो देखिए यहाँ पर कोई भी वॉइड डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड आंसर बोलूं तो यहाँ पर कोई भी वॉइड डिफाइन नहीं होता है। आप यहाँ पर कोई भी वॉइड डिफाइन नहीं करते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पर बीसीसी में क्या वॉइड बनता है तो आप कहोगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड आंसर है। लेकिन अगर कोई आपसे जैसे एग्जामिनर कोई होता है ना कि जैसे किसी ने किसी बुक से उठा लिया रेफरेंस बुक से, और उस बुक में मान लो उसने गलत लिखा हो, अब एग्जामिनर तो दे देगा, उसने मान लो आपको एक ऑप्शन ये भी दे दिया कि नॉट डिफाइंड तो नहीं दिया, लेकिन एक ऑप्शन ये दे दिया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मान लो उसने यहाँ पर नॉट डिफाइंड नहीं दिया, उसने आपको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दे दिया, तो आप यहाँ पर इस आंसर के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन पहला आंसर अगर उसने दोनों चीजें दी हैं तो पहला आंसर आपका नॉट डिफाइंड ही होना चाहिए, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बात आ गई आपकी पहली। या फिर अगर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लिखा होगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो आप इसके साथ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की, तो भाई देखो ये जो एटम होता है ना, ये इसी के अलोंग यहाँ पर क्या होता है, सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर टू कॉर्नर तो टच कर नहीं रहे होते हैं, बस ये एटम इसको टच कर रहा है, ये वाला एटम इसको टच कर रहा होगा। तो इसी तरह से अगर मैं देखूं तो ये जो एटम है ये सारे कॉर्नर के एटम को टच करके बैठ रहा होगा, यानी ये जो बीच वाला एटम है ना, ये बीच वाला एटम 8 के 8 कॉर्नर एटम को टच कर रहा होगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं यहां से निकाल सकता हूं 8। क्या ये बात समझ आ गई? तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है आपका यहां से बीसीसी से। अगर मैं वॉइड की बात करूं तो जब वॉइड डिफाइन ही नहीं है तो भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिफाइन करोगे? नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। तो इसलिए अब यहां पर कहते हैं कि कोई हम यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन नहीं करते हैं। और जब यहां पर वॉइड जनरेट ही नहीं होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड आंसर जो है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर सारी बातें करेंगे। तो जब यहाँ कोई वॉइड जनरेट ही नहीं हो रहा है तो आप नंबर ऑफ वॉइड्स कितने बताएंगे? तो इसलिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ वॉइड्स को भी नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट बीसीसी। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर थर्ड टाइप के क्रिस्टल की। ये आपके हो गए क्या, SCP2D वाले बेस के। ठीक है, SCP2D से आपने जो 2 बनाए हैं ये वो वाले बेस के हो गए। अब HCP2D से जो बेस के बने हैं वो बनते हैं आपके FCC और HCP। तो चलिए पहले FCC की बात करें। तो FCC के अंदर आप यहाँ पर देखते हैं सर सारे कॉर्नर पे एटम तो थे ही, ठीक है, ये सारे कॉर्नर पे एटम तो थे ही, साथ में यहाँ पर ना जो फेस के सेंटर्स होते हैं, जो फेस के ये सेंटर्स होते हैं ना, इनके ऊपर भी मुझे यहाँ पर एटम दिख रहे हैं कुछ इस तरह से। देखो मैं सिर्फ फेस सेंटर वाले एटम दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कॉर्नर वाले एटम तो है ही, और ये 6 के 6 फेस सेंटर एटम भी है यहाँ पर, और इसी को अब यहाँ पर कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक।
ठीक है, देखो बॉडी सेंटर्ड वाले में बॉडी सेंटर पे एक एटम था, बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे एक एटम था, इसीलिए आप यहाँ पर कह रहे थे कि सर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पर फेस के सेंटर पे एक एटम है, इस वजह से आप यहाँ पर इसको नाम देते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अगर यहाँ पर मैं z वैल्यू की बात करूं तो z वैल्यू देखो कॉर्नर की वजह से एक तो आता ही आता है। ठीक है, कॉर्नर की वजह से एक एटम तो हो ही गया, साथ में यहाँ पर देखो 6 फेस सेंटर पे एटम है और एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हाफ होता है। तो यहाँ से जब आप टोटल करोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि z जो है मेरा वो 4 के ही इक्वल आएगा। क्लियर है ये बात? तो z वैल्यू यहाँ से आपकी 4 हो जाती है। फिर बात करूं मैं अगर रिलेशन की, तो यहाँ जो आपका टच होता है वो होता है फेस डायगोनल के अलोंग, कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी आपके कॉर्नर टू कॉर्नर टच नहीं होता है, फेस डायगोनल के अलोंग टच करते हैं, और जो फेस डायगोनल होती है वो आपकी √2a होती है। ठीक है, जैसे हमने बॉडी डायगोनल निकाला था ना, बॉडी डायगोनल √3a होती है, फेस डायगोनल आपका √2a होता है, वही आपका 4r के इक्वल होता है, दोनों में सेम है। बस यहाँ पर याद रखना कि बॉडी डायगोनल बड़ी होती है और फेस डायगोनल छोटी होती है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर बात करूं मैं पैकिंग एफिशिएंसी की, तो ये होती है 74%, और यहाँ पर अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन बोल दूं तो ये 0.74 होगी। क्लियर है ये बात? तो ये देखो, अगर मैं इसको पाई की फॉर्म में बताऊं तो ये या तो आप √2 π/6 लिखते हैं, या फिर ये आपको कहीं ना कहीं π/3√2 भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर करेक्ट है। आप चाहो तो इसको सॉल्व करना, ये इसके इक्वल आ जाएगी, और इसको अगर आप चाहो तो इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये दोनों ही फॉर्म्स करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चाहे तो √2 π/6 लिख लो या π/3√2 लिख लो, दोनों ही वैल्यू आपको 74% दे देंगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें अगर मैं वॉइड्स की बात करूं तो देखिए, जो भी HCP से बने होते हैं ना, उसमें आपको दो तरह के वॉइड्स देखने के लिए मिलते हैं। जो भी HCP से बनते हैं वो दो तरह के वॉइड्स दिखाते हैं। पहला होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा होता है आपका यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? अगर मैं एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो एटम का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करें तो एक जो एटम होता है, ये एटम जो होता है ये आपके फेस को ही टच करता है, और ऐसे करके ये 3 फेसेस को एक क्यूब में टच करता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर मैं 3 फेसेस को अगर ये यहाँ पर एक क्यूब में टच कर रहा है, तो ऐसे करके ये यहाँ पर 4 क्यूब में 12 फेसेस को टच कर पाता है। अब आप में से कोई सोच रहा होगा सर हम 8 क्यूब नहीं ले रहे, क्योंकि सर ये तो 8 क्यूब में कंट्रीब्यूशन दिखाता है ना। पर देखो, अगर मैं बात करूं तो ये टच किस किस को करता है, पहले तो आप ये देखो, ये टच करता है एक तो इस वाले को, एक ये पीछे वाले को कर रहा होगा, एक ये नीचे इस वाले को कर रहा होगा। भाई ये साइड वाला तो ऊपर नीचे दिख जाएंगे, ये 3 फेसेस जो है ये ऊपर नीचे दिख जाएंगे, लेकिन देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये 3 फेसेस जो है ये आपको 8 क्यूब में तो देखने के लिए नहीं मिलेंगे ना। समझ मेरी बात आ रही है बात? तो इसलिए आप यहाँ पर कहते हो, एक्चुअली में वैसे इसका मेथड ये होता नहीं है, इसको पूरा समझाना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस, पहले तो इसको पूरा क्यूब बना के समझाना पड़ेगा कि आपको ये कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, ये टच होता कैसे है। तो अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि सर ये 12 के 12 जो पोजीशंस है इसकी फेस वाली, इनको टच करते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 12 ही आ जाता है। ठीक है, फिर बात करें अगर हम वॉइड्स की, तो देखो आप अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, आपने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ा होगा। अब हमेशा ये कहते हैं सर टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 होता है, क्योंकि 4 एटम्स को यहाँ पर डायरेक्टली टच करता है। इसलिए जो यहाँ पर वॉइड बनते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पर सेम देखने के लिए मिलते हैं, 4 और 6। क्लियर है ये बात? तो मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करना तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ की, देखो यहाँ से नंबर ऑफ वॉइड निकालना तो आसान था, क्योंकि एक ही वॉइड बनता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो भी आपके HCP की वजह से बनते हैं, इनको आप यहाँ पर बोलते हैं क्लोज्ड क्यूब पैकिंग। ठीक है, इनको आप यहाँ पर क्लोज्ड क्यूब पैकिंग यानी CCP के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप यहाँ पर CCP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों CCP होती हैं, जिनमें उनमें ही आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल एक साथ देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें आप यहाँ पर एक रिलेशन यूज कर सकते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं ना, वो आपके Z के ही इक्वल होते हैं, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो आपके 2Z के इक्वल होते हैं। तो भाई देखो, ऑक्टाहेड्रल के लिए जो Z था वो 4 है यहाँ पर FCC में, तो इसलिए मैं ऑक्टाहेड्रल कह रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर 4 होंगे। और वहीं अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करोगे तो भाई देखो वो डबल हो जाएंगे इसके, यानी 2Z, तो इसलिए आप यहाँ पर कहोगे टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो गए। क्लियर है ये बात? तो FCC में ये हो गई पूरी की पूरी आपकी सारी बातें।
अगर मैं HCP में बात करूं तो देखो HCP में थोड़ा सा अलग तरह से क्रिस्टल बनता है, ये क्यूबिक ना होकर एक हेक्सागोनल शेप में होता है। और यहाँ पर आप जब हेक्सागन की शेप बनाओगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि सर 6 एटम मेरे यहाँ पर कॉर्नर्स पे आते हैं और एक एटम ऐसे फेस सेंटर पे आता है, और सेम ऐसी ही लेयर एक नीचे भी प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हेक्सागन की ऐसे 2 लेयर्स होती है और इसके बीच में आपको 3 एटम दिखते हैं जो कि क्यूब के या फिर मैं कहूँ यूनिट सेल के अंदर आते हैं एक ट्राइंगल बनाते हुए, कुछ इस तरह से। तो जब आप यहाँ पर सबका टोटल करते हैं तो देखिए आपको 6 तो कॉर्नर पे दिख रहे हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं यहाँ पर 1/3 का, और ये ऐसे 2 फेसिस पे हैं तो इसलिए आप यहाँ पर 12 लिख देते हैं, ठीक है। 12 कॉर्नर के एटम 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ, फिर प्लस करोगे आप यहाँ पर, सॉरी 1/3 नहीं 1/6 होगा यहाँ, ठीक है। तो देखो ये 3 के साथ तो दिखाते ही है और साथ में ऊपर भी एक फेस होता है, नीचे भी एक फेस होता है, इसलिए यहाँ पर ये 1/6 का कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये 1/6 का कंट्रीब्यूशन यहाँ से दिखाते हैं, फिर हाफ हाफ आपके फेस सेंटर की वजह से आ जाते हैं, तो 2 फेस सेंटर पे आ गए और साथ में 3 एटम आपके क्यूब के अंदर आते हैं। तो आप यहाँ पर जब सबको टोटल करोगे तो ये आपके यहाँ पर 6 के ही इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये आपके यहाँ पर 6 के ही इक्वल आ जाते हैं, इसलिए इसका Z जो आता है वो यहाँ पर 6 होता है। अगर मैं यहाँ रिलेशन की बात करूं तो देखो यहाँ ना ये कॉर्नर टू कॉर्नर टच होता है, इसलिए आप यहाँ पर A इज इक्वल टू 2R ही बोलते हैं, ठीक है भाई। इसको इसलिए आप इक्वल टू A इज इक्वल टू 2R बोलते हैं। लेकिन जो हाइट निकलती है ये हाइट आपकी निकलती है यहाँ पर इस ट्राइंगल और ये बीच वाले फेस सेंटर के एटम की वजह से, और जब यहाँ से आप हाइट निकालते हो ये हाइट आती है आपकी 4R इंटू √2/√3, ठीक है। तो ये आपकी हाइट आ गई, ये आपका A आ गया। अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं, देखो दोनों ही क्या है, एक ही लेयर की वजह से बने हैं, HCP2D, ठीक है, और ये एक जैसे ही देखने के लिए लगते हैं, इसलिए आपकी पैकिंग एफिशिएंसी सेम आती है बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें भी 74%, इसमें भी 74%, इसलिए इन दोनों के वॉइड्स भी सेम होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होता है। और यहाँ पर बस नंबर ऑफ वॉइड्स, सॉरी नंबर ऑफ यहाँ पर आप कहो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो वो थोड़े से चेंज होते हैं, क्योंकि रिलेशन तो सेम ही फॉलो होगा ना, Z और 2Z। तो यहाँ अगर Z चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ Z क्या है अब आपका 6 हो गया है, तो इसलिए आप यहाँ पर बस कहोगे कि सर यहाँ ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होंगे वो 6 होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे वो 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गई आपके यहाँ पर चारों के चारों ब्रेवियस लैटिस जो कि आप जनरली पढ़ते हैं, SCC, BCC, FCC और HCP। तो ये तो आपको हर कोई पढ़ा देता है, ठीक है, ये तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो। आप इसके बाद जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो आते हैं आपके इंपॉर्टेंट, जो कि है डायमंड एंड सेंटर्ड और एज सेंटर्ड, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखो डायमंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये थोड़ा सा जिंक ब्लेंड जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ZnS का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो अगर ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर ये उससे रिजेंबल करता है। और जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर में आप ये कहते हो सर देखिए जो सल्फर होता है ना वो यहाँ पर FCC बनाता है, तो ये मान लो आपका FCC बन रहा है, ठीक है, जो ब्लैक वाले बॉल्स बन रहे हैं ये FCC बना रहे हैं, और जो जिंक प्रेजेंट होता है वो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली। तो ये जो ब्लू कलर के, ये देखो ये वाले जो बॉल्स देख रहे हो आप, ये क्या है आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट जिंक होता है, ठीक है। तो ऐसे तो आपका जिंक सल्फाइड बनता है। अगर मैं यहाँ पर जिंक सल्फाइड की जगह पूरा का पूरा ही कार्बन ले आऊं, अगर मैं यहाँ पर जिंक सल्फाइड की जगह पूरा का पूरा ही कार्बन ले आऊं, यानी यहाँ पर कॉर्नर पे भी मतलब FCC पे भी कार्बन है, अंदर जो प्रेजेंट है वो भी कार्बन है, तो यही स्ट्रक्चर आपका कहलाता है डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल, या फिर इसी को आप यहाँ पर डायमंड का लैटिस भी बोलते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? तो भाई आपको बस ये FCC समझ आना चाहिए। उसके बाद ये 4 टेट्राहेड्रल जो वॉइड में ऑल्टरनेटिवली बैठे हैं, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठे हैं, ये बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और ये होता है आपका डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर मैं Z वैल्यू की बात करूं तो देखो आप यहां पर ये कहते हो सर एक तो FCC है और साथ में 4 ना टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम बैठे हैं जो कि क्यूब के अंदर होंगे। क्लियर है ये बात? तो FCC का अभी हमने Z देखा कितना होता है, 4 होता है। बहुत बढ़िया, 4 टेट्राहेड्रल एटम और क्यूब के अंदर ही है, तो यानी वहां पर सबका कंट्रीब्यूशन तो 1 ही गिने जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं सर इसकी Z वैल्यू जो होती है वो 8 आ जाती है। और देखो अब यहाँ पर Z वैल्यू जो है 8 ही लिखी है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ रिलेशन की बात करूं तो अब यहाँ से यहाँ तक जो रिलेशन निकालते हो ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इन दोनों की ये पूरी की पूरी बॉडी डायगोनल ही होती है। इसको आप लिखते हो √3a = 4r,
है ना, यही लिखते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो भाई यहाँ पर जो दो टच हो रहे हैं वो यहाँ पर यहाँ से यहाँ टच होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में अगर मैं रिलेशन निकालूंगा तो ये आ जाता है मेरा √3a, ठीक है। ये आता है आपका क्या, √3a/4 इज इक्वल टू 2r। क्लियर है ये बात? यानी आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो सर इस √3a के अंदर पहले यहाँ पर 4r आ रहे थे, अब यहाँ पर 8r आ रहे होंगे। देखो 8r क्यों आ रहे हैं, देखो यहां से यहां तक जो बॉल डायगोनल पहले थी उसमें आपको ये बस ब्लैक वाले आइटम दिख रहे थे, तो इन्हीं इन्हीं की रेडियस आप काउंट करोगे जब, तो तब तो आपको सिर्फ 4r देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अब ये दो एटम और आ गए हैं जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड पे आ गए, इन दो एटम की वजह से 4r और जुड़ जाती हैं, इसलिए आप यहां पर कहते हो सर इनकी जो टोटल आती है वो √3a इज इक्वल टू 8r हो जाती है। क्या ये बात समझ आ गई? तो ए और आर का रिलेशन काफी सिंपल है, बस यहाँ पर दो बीच में एटम आने की वजह से 4r और जुड़ जाती हैं बॉडी डायगोनल के ऊपर ही। क्लियर है ये बात? तो देखिए अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो जब यहाँ पर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हो तो ये आती है आपकी √3π/16 × 100, ठीक है। ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है और इसको आप लिखते हो परसेंटेज की फॉर्म में 34%। और अगर कोई आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछ ले तो ये आते हैं आपकी 0.34। क्लियर है ये बात? अब देखिए यहां पर भी आपके जो वॉइड्स होते हैं इन सब के बारे में हम यहां पर बात नहीं करते हैं, हमें मेनली यहां पर बात करनी होती है क्या, इन चार चीजों की। आपको एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, एआर का रिलेशन और जेड वैल्यू पता होनी जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की बात करूं तो यहां पर आप कहते हो सर देखिए ये जो एटम है ना ये टेट्राहेड्रल वॉइड में, इसके अलॉन्ग यहाँ आप निकालते हो तो यहां से आपको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखता है और इसलिए आप यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए पूरा समझाना है, उसको पूरा समझने के लिए तो आपको यहाँ पर इसको पूरा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा कि ये क्यों होता है 4, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से लाइव लेक्चर्स में भी समझाया हुआ है कि कैसे ये डायमंड के अंदर हम 4 ही देखते हैं, किस तरह से ये सारे रिलेशन आते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में हमने यहाँ पर बात कर रखी है, ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका डायमंड का स्ट्रक्चर। तो आपको डायमंड के बारे में सिर्फ इन 4 बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको ना तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में ये तो छोड़ दो, ये तो चलो ये तो पता ही हो जाएगा, तो आपको पता चल भी गया होगा कैसे निकाला है, क्योंकि यहाँ पर 2r और 2 एटम जुड़ने की वजह से 4r जुड़ गए, ये तो इसलिए आपने निकाल लिया। इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम एंड सेंटर्ड की। तो देखिए एंड सेंटर्ड जो क्रिस्टल्स होते हैं वो यहाँ पर आपके दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक तो ये ऑर्थोरोम्बिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो ये आपके क्या ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होते हैं, दूसरे ये यहाँ पर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 2 क्रिस्टल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात याद रख लेना कि एंड सेंटर जो होते हैं वो ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक सिर्फ इन 2 जगह पर ही देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो देखो इसकी जेड वैल्यू की निकालो, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर पहले बनता कैसे है, देखो कॉर्नर पे तो एटम आते ही आते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने यहाँ पर 8 कॉर्नर पे लगा दिया एटम, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 2 एटम जो आते हैं वो आपके 2 फेस सेंटर पे आते हैं कुछ इस तरह से। आप कोई भी 2 फेस सेंटर पकड़ो और वो दोनों फेस सेंटर आपके अपोजिट होने चाहिए, बस ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और ये होता है आपका एंड सेंटर्ड, ठीक है। बस इतना ही एंड सेंटर्ड में पढ़ना है, कॉर्नर के एटम और कोई भी 2 फेस सेंटर पकड़ो दोनों अपोजिट होने चाहिए, उसी को आप यहाँ पर एंड सेंटर्ड बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका एंड सेंटर्ड। यहां जेड वैल्यू निकालो भाई, बहुत आसान है, अब तो जेड वैल्यू निकालनी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे भाई? देखो सारे कॉर्नर एटम, अगर सारे कॉर्नर एटम है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 ही होगा। और 2 फेस सेंटर की वजह से हाफ इंटू 2 कितना हो गया, अगेन 1 हो गया। तो यानी आप टोटल कह दोगे सर ये 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो यहां से आप देखोगे कि 2 ही मेरी जेड वैल्यू आ रही है। समझ आ गई ये बात? तो ये होता है आपका यहाँ पर एंड सेंटर्ड में जेड वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहां रिलेशन की बात करो तो यहां पर भी आपको क्या देखने के लिए मिलता है, जो टच होता है वो यहां पर कॉर्नर टू कॉर्नर ना होकर यहां पर फेस डायगोनल के अलॉन्ग ही होता है, इसलिए यहां पर भी जो रिलेशन आता है वो अगेन सेम आता है जो कि फेस सेंटर में आया था, √2a इज इक्वल टू 4r। क्या ये बात समझ आएगी? इसलिए यहां पर भी रिलेशन आपको एग्जैक्टली सेम ही देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद बात करूं तो पैकिंग एफिशिएंसी की, तो यहां पैकिंग एफिशिएंसी होती है आपकी π/6 इंटू √2, या फिर आप यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं सर, इसको आप √2π/12 भी लिख सकते हैं, ओके, ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्म आपकी यहां पर करेक्ट है।
ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ √2π/12 भी लिख सकते हैं, ये भी आपकी क्या है करेक्ट फॉर्म होगी। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेना, ये दोनों फॉर्म बिल्कुल सही होंगी। चलिए बात करें अगर हम यहाँ पर, तो इसकी परसेंटेज निकालें तो ये आती है 37%, और पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी आपको आती है, इसको 100 से डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगी आपकी पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर है ये बात। फिर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की, तो देखो ये वाला एटम दिख रहा है अब यहाँ पर ये फेस पे, ये फेस वाला एटम सिर्फ यहाँ पर इसको इसको और इसको और इसको, ये 4 कॉर्नर के एटम को ही टच कर सकता है, इसलिए यहां से आप कहते हो सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम जो होगा वो 4 हो जाता है। ठीक है, फिर लास्ट आता है आपका एज सेंटर्ड। तो एज सेंटर्ड देखो कैसे बनता है, आपको यहाँ पर सारे कॉर्नर पे जो एटम दिख रहे हैं वो तो है ही, ठीक है, कॉर्नर पे तो एटम आएंगे ही आएंगे, पहले 8 के 8 कॉर्नर पे एटम आ जाएंगे कुछ इस तरह से हरे कलर के। फिर जो ये येलो एटम दिख रहे हैं ये आपके सारे के सारे एज के सेंटर्स को कवर कर लेता है। ठीक है, नाम से पता चल जाता है, देखो एज सेंटर यानी सारे एजेस पे सेंटर पे एटम बिठा दोगे तो ये एज सेंटर्ड बन जाएगा। देखो ये सारे, देखो ये एज है, इसके सेंटर पे बैठे हैं, देखो ये एज है ना, ये सारे देखो सारे एजेस पे देखो यहाँ पर सेंटर पे बैठे हैं, तो सारे एज सेंटर हो गए। ठीक है, अब यहाँ से देखो जेड वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कॉर्नर्स की वजह से तो 1 कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर आपको दिखेगा कि 12 एजेस के सेंटर पे आपको यहाँ पर एटम देखने के लिए मिल रहे हैं, पर ये एज पे है और एक एज आपका 4 क्यूब में शेयरिंग दिखाता है। ठीक है, एक एज आपका 4 क्यूब में शेयरिंग दिखाता है, इसलिए एक के लिए आपका 1/4 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करो, यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा सर मेरी जेड वैल्यू यहाँ पर 4 ही आ रही है। ठीक है, इसलिए आपको जेड वैल्यू यहाँ पर 4 ही देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है ये बात। अब देखो ए और आर का रिलेशन अगर यहाँ से निकालो तो बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ तो कोई रिलेशन देखने के लिए मिलता ही नहीं है, ज़्यादा मुश्किल। यहाँ से यहाँ देखो ये क्या है आपका टच कर रहा है, यहाँ पर भी कॉर्नर टू कॉर्नर टच नहीं करता है, यहाँ पर ये हरे वाले 2 एटम्स के बीच में जो ये येलो एटम है इसके अलोंग ये टच करता है। तो अगर आप यहाँ से निकालो तो 1 आर यहाँ से, 2 आर यहाँ से और तीसरी आर ये, तो 4 आर देखने के लिए मिलती है आपको ए के अंदर ही, इसलिए यहाँ रिलेशन आता है ए = 4 आर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ तो ये होती है π/12 × 100, वैल्यू में निकालोगे तो 26.2%। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की बात करो तो यहाँ पर आपको सेम सिंपल क्यूबिक जैसी ही देखने के लिए मिलती है। भाई देखो ये वाला जो एटम है ये यहाँ पर इसको टच कर रहा होगा, ऐसी इस वाले एज को, ऐसी नीचे, ऐसी पीछे और ऐसी ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्या दिखेगा, देखो ये वाला एज, ये वाला एज और एक ये वाला एज, सेम इधर वाले क्यूब, ऊपर वाले क्यूब और आगे वाले क्यूब। तो आपको अगेन जैसे सिंपल क्यूब में बात करी थी वैसे ही सेम आपको यहाँ पर एज सेंटर में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये होता है आपका सारे के सारे ब्रेवियस लैटिसेस। तो देखो अब मैं अगर आपको यहाँ पर एक समरी दूं कि पूरी पैकिंग फ्रैक्शंस, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ FCC और HCP, इन दोनों की आपकी सेम ही होती है। ठीक है, तो FCC एंड HCP आप दोनों यहाँ पर सेम लिख सकते हो। क्लियर है ये बात, FCC और HCP में सेम लिख सकते हो 74%। अब देखो याद करने का तरीका क्या होता है, अब ऐसे तो है नहीं आप बार बार ऐसे याद रख सकते हो, तो अब याद देखो मेनली आपको ये 3 याद रहती हैं कि 52%, 52%, 68% और 74%। ये तो आप सबको याद रहती है। अगर ये 3 याद नहीं है तो देखो इसी फॉर्म में लिख लो आप, सबसे पहले आप इसी फॉर्म में इसको लिख लो। ठीक है, यानी SCC BCC FCC फिर एंड डायमंड एज। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लो, SCC BCC FCC के बाद एंड डायमंड एज, ऐसे करके आप इसी फॉर्म में लिख लो। अब देखो क्या करना, आप यहाँ पर देखोगे तो ये 52% है। ठीक है, यानी मैं अगर इसको हाफ कर दूं तो ये मेरी बन जाती है, देखो अगर मैं यहाँ पर इसे डिवाइड बाय 2 कर देता हूं तो ये मेरी बन जाती है एज सेंटर्ड के ही इक्वल। क्लियर है बात। और अगर मैं यहाँ पर चाहो तो वहां पर यहाँ पर ये याद कर रहे हो, आपने यहाँ पर इसे लिखा था π/6 × 100, लिखा था कि नहीं लिखा था। अब मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं तो यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए, π/12 × 100। ठीक है, तो चाहो तो पीछे से वैल्यू मैच भी कर लो। देखो एज सेंटर्ड के लिए आपको π/12 × 100 ही वैल्यू देखने के लिए मिल रही है, समझ आ रही है बात। और SCC के लिए देखो आपको मैंने बताई थी π/6 × 100, समझ रहे हो। तो ऐसे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि ये इसके एग्जैक्टली हाफ होती है। सेम यहाँ पर 68% को आप यहाँ पर हाफ लिखोगे तो ये आ जाएगी आपकी डायमंड के ही इक्वल। ठीक है भाई, तो ये आपकी डायमंड के ही इक्वल आ जाती है। इसके लिए आप क्या लिखते हो, √3π/8 × 100।
है ना, यही लिखते हो ना। अब इसका डिवाइड करोगे अगर तो ये क्या आ जाएगा, √3π/16 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेना, देखो एग्जैक्टली हाफ आ गई, नहीं आ गई, समझ आ रही है बात। तो कैसे याद रख सकते हो, सेम आप यहाँ पर FCC और एंड सेंटर्ड के लिए भी याद रख सकते हो। तो इसी को जस्ट हाफ कर दो, आपका एंड सेंटर्ड की पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा था आपने, π/3√2 लिख लो, ठीक है, चाहो तो π/3√2 लिख लो या √2π/6 लिख लो, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बात है। तो यहां पर आपने क्या लिखा था सर, या तो यहाँ पे मेरी आई थी π/6√2 या फिर आप इसको भी लिख सकते हो √2π/12, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? तो ये होती है आपको यहाँ पर सारी की सारी याद करने की ट्रिक। क्लियर है भाई? तो देखो अगर आप ये सोच रहे हो ना सर HCP में भी क्या ये सेम होगा, भाई HCP में भी देखो रिलेशन सेम ही आएगा ना, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन आपकी 74% ही आई थी। तो चाहे HCP हो चाहे FCC हो, दोनों में आपको सेम ही दिखेगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना था। अगर ये बात आपको क्लियर है तो देखो इसके ऊपर ना बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछ लेता है कोई, आपसे अगर ये पूछ ले, ठीक है, कि पैकिंग फैक्टर, देखो नाम चेंज करके पूछ लेता है, पैकिंग फ्रैक्शन ना पूछ के वो कई बार बोल देता है पैकिंग फैक्टर बता दो, ठीक है। तो पैकिंग फैक्टर देख के आप समझोगे सर पैकिंग फैक्टर, तो भाई ये कुछ और नहीं है, ये पैकिंग फ्रैक्शन ही पूछ रहा है, ठीक है भाई, पैकिंग फ्रैक्शन ही पूछ रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है और नंबर ऑफ एटॉमिक साइट्स पर यूनिट सेल, देखो नाम उसने ऐसे बोल दिया, ये कुछ और नहीं, आपसे जेड वैल्यू ही पूछ रहा है भाई, ठीक है, ये आपसे जेड वैल्यू ही पूछ रहा है, किसकी, FCC की। तो भाई अभी हमने यहाँ पर देखा था FCC के लिए कि जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो 0.74 होती है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आप उड़ा सकते हो आराम से, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी अब यहाँ से हटा सकते हो। 0.74 आपको समझ आ गया। तो FCC के लिए जो जेड वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 4 होती है। भाई ये तो बार बार पढ़ते हो आप, बहुत बार पढ़ते हो, तो ऑप्शन डी यहाँ से आप बिल्कुल कहोगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? तो देखो इस टाइप की क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको बस पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी होती है और कितनी, यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी विज्ञान वृक्ष के ऊपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, डिस्काउंट चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर। तो अभी अगर आपको यहाँ पर कोई भी कोर्स लेना है तो आप यहाँ पर विज्ञान वृक्ष का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज पे जो डिस्काउंट दिख जाएगा, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर जो कूपन कोड है उसको भी यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो भी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बूस्टर के अंदर पढ़ाएंगे, जिनकी भी बात करेंगे, वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐप के ऊपर ही, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो ये भाई आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, अगर एटम और आयन क्रिस्टल के हार्ड स्फीयर की तरह मैं कंसीडर कर लूँ, देखो उसने घुमाने के लिए देखो कितनी लंबी चौड़ी भाषा लिख देगा वो, कि एटम आयन को पहले हार्ड स्फीयर कंसीडर करो, फिर वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को यूनिट सेल में, ऐसे करके घुमाएगा, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, देखो तुच्छ सी चीज पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। समझ रहे हो, आपसे यहाँ पर फ्रैक्शन पूछ रहा है सिर्फ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, ठीक है भाई। पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है वो बॉडी सेंटर्ड यानी BCC की। तो बता दो भाई BCC की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है, अभी देखी थी हमने, BCC की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है। देखो अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हो तो आप यहाँ लिखते हो √3π/8 × 100, लेकिन उसने पैकिंग फ्रैक्शन बोला है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 100 से डिवाइड, इसलिए आपकी वैल्यू आएगी √3π/8, ठीक है। तो ये याद करने का आप यहाँ पर तरीका बना लीजिए कि पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है तो 100 नहीं आएगा। क्लियर है बात? तो ये आ गया आपका यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए समझने की चीज है। आप यहाँ पर ये कहते हो सर BCC यूनिट सेल है, एक असर्शन दी है कि BCC यूनिट सेल है, उसमें जो एटम्स होते हैं वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं कॉर्नर एटम्स के लिए, ठीक है। ये उसने असर्शन दिया है और रीजन बोला है उसने कि जो A होता है मेरा वो 4r/√3 होता है। तो क्या यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, या फिर असर्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, रीजन उसका सही है या नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो मेरी बात समझना, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्यूब की, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ तो मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये BCC का क्यूब है, ठीक है। आप ये कहते हैं कि सर जो कॉर्नर का एटम होता है ना,
ये कॉर्नर का एटम कॉर्नर से टच नहीं करता है, लेकिन ये बॉडी सेंटर्ड के जो एटम है, ठीक है, ये बॉडी डायगोनल पे जो एटम आता है बॉडी सेंटर्ड पे, ये इसके थ्रू टच करता है। ऐसा क्यों भाई? आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर क्यों ये कॉर्नर पे क्यों नहीं टच करता? तो देखो रीजन बताता हूं मैं आपको। आप यहाँ पर ये कहते हो कि सर ये ना जो आपको यहाँ पर यहां से यहां तक दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर रिलेशन निकालूं तो आपका रिलेशन ये आना चाहिए, अगर ये कॉर्नर टू कॉर्नर टच करता है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर टच करने पर आपका रिलेशन ये आना चाहिए कि A इज इक्वल टू 2R होता है। तो यानी इस पूरी बॉडी डायगोनल का मैं यहाँ पर अगर एटम गिनूं तो मेरे यहाँ पर टच करने के लिए A इज इक्वल टू 4R की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से मेरे यहाँ पर A स्पेस में ही 4R आने चाहिए, तभी मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर जो एटम है वो कॉर्नर टू कॉर्नर टच कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये वाली कंडीशन मेरी यहाँ ट्रू हो जाए तो ही ऐसा हो पाएगा। क्लियर है भाई? लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ आप कहोगे सर देखिए यहाँ जो मेरा रिलेशन आता है वो √3a इज इक्वल टू 4R आता है, और √3a, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं √3a की, सॉरी यहां पर आप बोलेंगे 2a जो होता है वो 4R के इक्वल आएगा, ठीक है। a अगर 2R के इक्वल है तो आपके 4R, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। यहां पर देखिए आप बात क्या कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए यहां से मान लीजिए आपका एक क्यूब है कुछ इस तरह से, और ये आपके एटम है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपके कुछ एटम है इस तरह से। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां टच करता है, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है, आप अगर ये कह रहे हैं कि सर अगर ये कॉर्नर से टच करता तो यहां पर क्या होता, तो आप कहते हैं सर A जो है मेरा वो 2R के इक्वल आना चाहिए था। ये बात हमने सिंपल क्यूबिक में पढ़ी थी कि A इज इक्वल टू 2R यहां पर होना चाहिए था। तो इसका मतलब इस पूरे बॉडी डायगोनल के ऊपर यहां पर आपके कितने एटम्स लाई कर रहे हैं भाई? यहां से आप निकालो, देखो एक R यहां से आ रहा है, 2R यहां से आ रहे हैं और एक R यहां से आ रहा है, यानी आपको यहां पर 4R देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर 2R A के इक्वल है तो 4R कितने के इक्वल हो जाने चाहिए? 2A के इक्वल। सही बात है। तो ये बात आपको यहां से होनी चाहिए थी, यानी ये आपको क्या है? रिक्वायर्ड स्पेस, ठीक है, ये आपकी क्या है? रिक्वायर्ड स्पेस, यानी इतनी स्पेस आपको चाहिए थी 4R को फिट करने के लिए, यानी आपको 2A की स्पेस चाहिए थी। लेकिन आप यहां से कहते क्या हो कि सर ये जो डिस्टेंस होता है वो √3a होता है, यानी आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है वो कितनी है? वो है आपके पास यहां पर √3a इज इक्वल टू 4R, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? अवेलेबल स्पेस, ये है आपकी अवेलेबल स्पेस। तो रिक्वायर्ड स्पेस अगर आप देखोगे तो वो है आपकी 2a 4R को फिट करने के लिए, और आपको मिल कितनी रही है? √3a, और √3a किसके इक्वल होती है? अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आपकी 1.731a के इक्वल होती है ना भाई। आपको चाहिए कितनी थी? 2a, और मिल कितनी रही है? 1.73a। तो यानी आपको कम स्पेस मिल रही है और उसमें आपको ज्यादा चीज भरनी है। तो जब आप कम स्पेस में ज्यादा चीज भरते हो तो वो यहां पर जबरदस्ती ठूसी जाती है। समझ रहे मेरी बात? अगर भाई मान लो मैं ये कह दूं कि एक जगह जरा सी जगह है उसमें आप बड़ी चीज को डाल रहे हो, तो जैसे ही वो डालोगे तो उसकी वजह से क्या होगा? जगह भी क्या होगी? एक्सपैंड करती है, ठीक है। जैसे ही उस चीज में आप डालोगे वो चीज एक्सपैंड करने लग जाएगी। तो इसी तरह से जब ये एटम बीच में इन 8 क्यूब्स के बीच में घुसा होगा तो ये एक्सपैंड कर देगा क्यूब को, और इस एक्सपेंशन की वजह से जो एटम पहले यहाँ पर कॉर्नर टू कॉर्नर टच कर रहे थे, जैसे ये बीच में घुसा अब ये एक दूसरे को थोड़ा सा डिस्टेंट देखने लगेंगे, ठीक है। अभी तक पहले ही टच करके बैठे थे ऐसे, लेकिन जैसे ये बीच में घुसा इसकी वजह से ये पूरा क्यूब क्या है? फैल गया, ठीक है। जबरदस्ती घुसाया गया ना इसको कि भाई इतनी सी स्पेस थी, लेकिन ज्यादा भाई मान लो अभी कह दो एक छोटी सी चेयर है उस पर एक मोटे से आदमी को बिठा दो, तो ये ऑब्वियस सी बात है 3 जनों की सीट पे वो अकेला 1.5 आदमी की सीट तो ले ही लेगा, तो बाकी के 2 लोग क्या होंगे? एक दूसरे से कंप्रेस हो जाएंगे। समझ रहे हो? एक दूसरे से बाकी थोड़ी सी डिस्टेंट बना लेंगे ना, तभी तो वो एक दूसरे को यहाँ पर फिट कर पाएंगे बीच में। तो इसी तरह से देखो पहले ये एटम ऐसे बिल्कुल चिपक के बैठे थे, जैसे ये बीच में आया इसकी वजह से क्या हुआ? सारे के सारे क्यूब क्या है? थोड़े थोड़े दूर हो गए, थोड़े थोड़े दूर हो गए सारे एटम्स। तो इसकी वजह से जो कॉर्नर टू कॉर्नर टच हो रहा था वो पहले अब वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। इसलिए आप कहते हो सर यहाँ पर बीसीसी में कॉर्नर टू कॉर्नर टच नहीं होता है और बॉडी डायगोनल के अंदर ही एटम टच करते हैं।
क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल करेक्ट लिखी है कि असर्शन कि बीसीसी में यूनिट सेल के अंदर एटम्स कॉर्नर टू कॉर्नर टच नहीं करते, और रीजन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो आपको यहाँ पर जो स्पेस दी गई है वो √3a इज इक्वल टू 4r दी गई है, इसी वजह से ऐसा होता है। क्लियर है ये बात? यानी आपका यहाँ से जो आंसर आएगा वो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी असर्शन भी ठीक है और आर भी ठीक है, और आर यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आज यहाँ पर हमने ब्रेवियस लैटिस देखा, लैटिस कितने तरह के होते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक भी समझा दी कैसे आप यहाँ पर इन लैटिस को याद भी कर सकते हैं, तो उस ट्रिक को आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगी आपको पेपर के अंदर। ठीक है, तो ऐसी टाइप की वीडियोस आपके यहाँ पर आती रहेंगी। ऐसी टाइप की वीडियोस को आपको देखना है अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और यहाँ पर आप बताइएगा कि अगला हम यहाँ पर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में।